तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब खैरियत से होंगे। तो वेलकम है आप सबका मेडिकल टिप्स बाय फार्मासिस्ट में। तो आज हम बात करेंगे जी कैंसर के बारे में, उसकी कॉजेज, सिम्पटम्स और उसकी थेरापीज यानी उसकी मेडिकेशन जो हम यूज़ करते हैं, और माइनली हम कीमोथेरापी के बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे। तो फर्स्ट हम बात करेंगे कैंसर है क्या चीज़। तो कैंसर एक ग्रुप ऑफ डिजीज है, यानी कि हमारी बॉडी में अब नॉर्मली हमारे जो सेल्स हैं वो ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, क्या होता है कि जो हमारे सेल्स हैं वो हमारी जो बॉडी का नॉर्मल मैकेनिज्म होता है कंट्रोल, वो इनके प्रॉपर वर्क नहीं करता और हमारी बॉडी के सेल्स जो है ग्रोथ करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि अब नॉर्मल सेल्स का एक मास बन जाता है, जिसे हम ट्यूमर कहते हैं। तो ये ट्यूमर हमारी बॉडी के थ्रू स्प्रेड भी हो सकता है, जिसे मैलिग्नेंट वगैरह ट्यूमर भी कहते हैं। उसके बाद ये यानी कि एक जगह पे लोकलाइज्ड भी हो सकता है, जिसे हम बिनाइन ट्यूमर भी कहते हैं। तो उसके बाद इसके केसेस पे बात करते हैं जी। 2018 में इसके जो सर्वे के मुताबिक केसेस रिपोर्टेड हुए थे वो 18 मिलियन केसेस थे, जिनमें 9.5 मेंस थे और 8.5 फीमेल्स थी। तो जो इसका यानी कि डेडलीस्ट फॉर्म है कैंसर की वो है लंग कैंसर, जो 80 to 90% यानी कि लोगों में पाया जाता है। तो बात करते हैं जी इसके काजेज के बारे में। तो इसके काजेज में आ जाता है स्मोकिंग यानी कि टोबैको स्मोकिंग। उसके बाद इन्फ्लेमेशन यानी कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हुई है हमें काफ़ी अच्छे से, तो उसकी वजह से भी कैंसर हो सकता है। उसके बाद है इम्यून सप्रेशन, यानी कि हमारा इम्यून सिस्टम प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा, तो कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट हो गया जैसे वायरस या बैक्टीरिया वगैरह अटैक हमारी बॉडी पे करते हैं और हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है, उसकी वजह से भी कैंसर हो सकता है। उसके बाद बात करते हैं जी यूवी रेडिएशन के बारे में, तो उसकी वजह से भी कैंसर हो सकता है। या फिर फैमिली हिस्ट्री, अगर आपकी फैमिली में किसी को कैंसर है तो चांसेस होते हैं यानी कि आपको भी उसके इफेक्ट्स शो हो सकें। तो जी बात करते हैं कैंसर के सिम्पटम्स के बारे में। तो उसमें आ जाता है जी क्रॉनिक कफ, यानी कि आपको काफ़ी अच्छे से खांसी है तो वो क्यों नहीं होती, उसकी वजह से भी यानी कि लंग कैंसर हो सकता है। उसके बाद ब्लड का आना कफ में, उसके बाद यूरिन में ब्लड आना, उसके बाद जो प्रोस्टेट है हमारा उसका इनलार्ज हो जाना, वो भी यानी कि एक सिम्पटम है कैंसर की। उसके बाद विजाइनल ब्लीडिंग भी हो सकता है, नाइट स्वेट्स हो गए यानी कि रात को ख्वाब आना ये वो। उसके बाद हमें फीवर भी हो सकता है उसमें। तो बात करते हैं जी इसकी एक और सिम्टम्स जो मेजर है ब्रेस्ट कैंसर वाली। तो उसमें क्या होता है जी कि हमारे ब्रेस्ट में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाती हैं, उसमें ब्रेस्ट इनलार्ज हो जाती हैं वगैरह वगैरह। तो उसके बाद तो बात करते हैं इसकी मेडिकेशंस के बारे में। जब हमारे नॉर्मल सेल्स डिवाइड हो रहे होते हैं तो वो कुछ फेजेस होते हैं जिसमें वो डिवाइड होते हैं, जिसे हम स्पेसिफिक फेजेस कहते हैं और नॉन स्पेसिफिक फेज कहते हैं। स्पेसिफिक फेजेस में ये होता है कि जो सेल्स होते हैं वो अपना यानी कि एंजाइम्स बना रहे होते हैं, अपनी ऑर्गेनेल्स बना रहे होते हैं और डीएनए आरएनए बिल्डअप कर रहे होते हैं। तो कुछ मेडिसिन हम इस फेज में दे सकते हैं और कुछ मेडिसिन हैं जो नॉन स्पेसिफिक फेज में दे सकते हैं जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता। तो जो इसकी थेरापी है या मेडिकेशन उसमें सबसे पहले आ जाता है कीमोथेरापी हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मोस्ट कॉमन जो यानी कि टाइप है वो कीमोथेरापी हम यूज़ करते हैं, यानी कि उसमें हम डिफरेंट मेडिसिन यूज़ करवा रहे होते हैं, यानी कि कैंसर को स्टॉप करने के लिए या कैंसर सेल्स को किल करने के लिए। तो जो डॉक्टर रेकमेंड करते हैं वो न्यू थेरापीज भी आ गई जिनमें इम्यूनो सप्रेशन है, उसके बाद हार्मोन थेरापी है और टारगेटेड थेरापी है, यानी एक स्पेसिफिक टारगेट पे हम इनके मेडिकेशन यूज़ करवा के उस कैंसर को ख़त्म कर सकते हैं। तो बात करते हैं जी कीमोथेरापी के बारे में। इसमें क्या है जी हम हाईली पावरफुल केमिकल्स यूज़ करवाते हैं जो क्या करते हैं किल कर देते हैं कैंसर सेल्स को या उनकी ग्रोथ को स्टॉप कर देते हैं। तो एक सिस्टेमिक ट्रीटमेंट है, यानी कि हमारी जो ड्रग होती है वो हमारी बॉडी में थ्रू आउट यानी कि मूव करती है और जहाँ भी कैंसर सेल्स होते हैं उनको किल कर देती है। उसके बाद हम सर्जरी परफॉर्म कर सकते हैं अगर लोकलाइज्ड है ट्यूमर कोई भी, जैसे ब्रेस्ट कैंसर में या ब्रेन कैंसर में ट्यूमर लोकलाइज्ड होते हैं तो उनको हम ऑपरेट करके बाहर भी निकाल सकते हैं। उसके बाद हम कीमोथेरापी शुरू कर सकते हैं। तो बात करते हैं इसकी डोजेज कैसी होती है। तो टैबलेट फॉर्म में भी हम इसे दे सकते हैं, उसके बाद इंट्रावेनस भी दे सकते हैं। जो इंट्रावेनस है वो एक यानी कि लाइफ सेविंग तो ट्रीटमेंट है, लेकिन ये इनकन्वीनियंट है और बहुत यानी कि पेनफुल होती है। तो उसके बाद बात करते हैं हम इसकी मेडिसिन के बारे में, कौन कौन से हम इसमें मेडिसिन यूज़ करवा सकते हैं कीमोथेरापी में। उसमें आ जाता है जी एब्रेक्जेन आ जाता है, एड्रियामाइसिन आ जाता है। उसके बाद जो एड्रियामाइसिन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक साइटोटॉक्सिक कीमोथेरापिक ड्रग है, क्योंकि ये एंटी ट्यूमर भी एक्शन शो कर रही होती है, उसके बाद एंटीबायोटिक एक्शन भी शो कर रही होती है। तो उसके बाद आ जाता है जी पैराप्लेटिन आ जाता है और मेथोट्रेक्सेट आ जाता है। जो मेथोट्रेक्सेट है वो एक बहुत ही कॉमन ड्रग है जो इनके पाकिस्तान में यूज़ हो रही है एट अ टाइम। तो उसके बाद हम इसके कॉमन जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं कीमोथेरापी के उस पर बात करते हैं जी। उसमें आ जाता है जी कि हेयर लॉस हो जाते हैं, एनीमिया हो जाता है,
वेट लॉस हो जाता है हमारा बहुत ज़्यादा। उसके बाद जो हमारे इम्यूनिटी है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, क्योंकि हमारे जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो उनका इनके नंबर ड्रॉप हो जाते हैं। तो उसके बाद हमें डायरिया हो जाता है, फीवर हो जाता है, नाइट स्वेटिंग हो जाती है, और हमारे माउथ जो है उनमें सोर्स हो जाते हैं, यानी कि मुंह में छाले बन जाते हैं। तो बात करते हैं जी मेथोट्रेक्सेट के बारे में, जो कि एक कीमोथेरेपिक एजेंट यूज़ हो रही है, यानी कैंसर में हम इसे यूज़ करवा रहे हैं। उसके बाद ये एंटी मेटाबोलाइट क्लास से बिलोंग करती है, और जो इसका ब्रांड नेम है वो है ट्रेक्साल, पाकिस्तान में अवेलेबल है, और ये बहुत ही ज़्यादा कॉमनली यूज़ हो रही है कैंसर में भी, और रूमेटॉइड आर्थराइटिस में भी इसका काफ़ी यूज़ है। ठीक है, तो ये एज अ इम्यूनो सप्रेशन ड्रग भी है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में यूज़ करवा रहे हैं। उसके बाद ये मेडिकल अबॉर्शंस में भी ये यूज़ हो रही है, यानी कि मेथोट्रेक्सेट है। उसके बाद इसकी जो वर्किंग है उसमें आ जाता है, ये जो हमारे अबनॉर्मल सेल्स ग्रो कर रहे होते हैं, ये उनके डीएनए और आरएनए की सिंथेसिस को ब्लॉक करवा देती है, जिससे क्या होता है कि वो न्यू सेल्स फॉर्म नहीं होते, और जो ट्यूमर है वो किल हो जाते हैं, ये सेल्स किल हो जाते हैं, और उनकी ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। तो उसके बाद इसका एक और इनके एज इफेक्ट ही है, यानी कि जो हमारे नॉर्मल सेल्स हैं उन पे भी अपना इफेक्ट शो करवाते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारे नॉर्मल सेल्स भी जो इनके प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाते। तो इसमें हम फोलिनिक एसिड यानी कि मेथोट्रेक्सेट के बाद यूज़ करवा सकते हैं। इससे क्या होता है कि हमारे सेल्स यानी कि रिकवर हो जाते हैं और अपना फंक्शन शो करवा देते हैं। उसके बाद इसकी डोजेज पे बात करते हैं जी। जो इसकी टैबलेट फॉर्म में डोज है वो है 2.5 mg से 7.5 mg तक अवेलेबल है, जो कैंसर में भी यूज़ हो रही है, और रूमेटॉइड आर्थराइटिस में भी ऐसी ही डोज यूज़ हो रही है। उसके बाद जो इसकी इंजेक्शन की फॉर्म में डोज है वो है 50 mg। ठीक है, तो ये एज ए इंजेक्शन यूज़ हो रही है। तो बात करते हैं जी इसके कॉमन साइड इफेक्ट मेथोट्रेक्सेट के। उनमें आ जाता है जी इन्फेक्शन। जब ये इनकी इम्यून सप्रेशन हो जाएगी तो हमारे वाइट ब्लड सेल्स का काउंट जो है वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से कोई भी बैक्टीरिया या वायरस हम पे अटैक कर सकता है, जिससे इजीली इन्फेक्शन हो सकता है। उसके बाद आ जाता है जी माउथ सोर्स, यानी कि मुंह में बहुत ज़्यादा छाले बन सकते हैं, और इनके लिवर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। उसके बाद नाइट स्वेट्स और फीवर भी हो सकता है, और एब्डोमिनल पेन और एनीमिया इसमें इनके प्रोमिनेंट। तो बात करते हैं जी कंट्रा इंडिकेशन मेथोट्रेक्सेट की क्या है। तो हम इसे प्रेगनेंसी में यूज़ नहीं करवा सकते, क्योंकि इससे इंजरी हो सकती है या डेथ हो सकती है अनबॉर्न बेबी की, क्योंकि ये डायरेक्ट क्रॉस कर जाती है प्लेसेंटा बैरियर को। उसके बाद ब्रेस्ट फीडिंग में हम इसे यूज़ नहीं करवा सकते, क्योंकि ये बेबी में ट्रैवल करेगी और उसमें बहुत ज़्यादा डिफेक्ट्स आ जाएंगे। उसके बाद फर्टिलिटी में, यानी कि अगर मेल्स यूज़ करते हैं तो उनकी स्पर्म्स की डेथ हो जाती है, और फीमेल्स में एग्स की। तो जो इनके ख्वाहिशमंद दो बेबी के, तो पहले ही अपने स्पर्म्स और एग्स को यानी कि स्टोर कर लेते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। और अगर कोई भी इससे रिलेटेड, कैंसर से रिलेटेड इशू हो तो मुझे बताइएगा, इंशाल्लाह मैं सॉल्व करूँगा। तो बाकी मैं जो कैंसर की मेडिकेशंस है और थेरापीज़ हैं वो नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे, और काफ़ी सारी थेरापीज़ हैं, इम्यून थेरापीज़, हार्मोन थेरापीज़, और इंशाल्लाह मेडिसिन और वो थेरापीज़ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड